दोस्तों अगर ट्रक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो माल ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें मोटे तौर पर 2-3 लोग शामिल होते हैं। एक तो चलो गाड़ी का ड्राइवर हो गया, उसके अलावा एक तो गाड़ी मालिक है जिसकी पूरी इन्वेस्टमेंट है गाड़ी के ऊपर, और उसके अलावा है ट्रांसपोर्टर, बुकिंग एजेंट, या उसे टेक्निकल भाषा में बोलें तो कॉमन कैरियर। तो इस व्यक्ति की ये जिम्मेवारी होती है, कॉमन कैरियर जो बीच में है असल में वो बिचौलिया है, वो व्यापारी को भी जानता है और वो गाड़ी मालिक को भी जानता है और वो दोनों से कमीशन भी लेता है। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी ये पूरी ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी डील में कोई गड़बड़ हो गई, मान लीजिए ओवरलोडिंग हो गई, या मान लीजिए कि माल चोरी हो गया या माल रास्ते में डैमेज हो गया, तो उस केस में जितना भी ज़्यादातर देखा जाए हर्जाना है कानूनन वो गाड़ी मालिक के सर है। क्योंकि आप देखिए कि ओवरलोड का चालान गाड़ी मालिक का होता है, चाहे उसे मजबूर व्यापारी करे ओवरलोड करने के लिए, चाहे बुकिंग एजेंट करे, चाहे फिर वो खुद करे, हर केस में जो जुर्माना है वो गाड़ी मालिक के ऊपर ही लगना है। उसी तरीके से अगर माल डैमेज हो गया तो जो कंसाइनी है, जो व्यापारी है, वो उसकी गाड़ी पकड़ के वहां पर खड़ी कर लेता है, और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो कॉमन कैरियर है या बुकिंग एजेंट है वो अपना फोन बंद कर लेता है। तो बड़ा सवाल कई सालों से खड़ा होता है कि जो बीच में बुकिंग एजेंट है, ट्रांसपोर्टर है या कॉमन कैरियर जिसे हम कहते हैं, उस शख्स के ऊपर कोई कानून लागू होता है क्या? सिर्फ उसी केस में कानून लागू होता है जहां पर अगर जो बुकिंग एजेंट है और व्यापारी है उसने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, कोई लिखत पढ़त कर रखी है, तो उस केस में उसको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। अदरवाइज कोई भी कानून आप देख लीजिए लागू नहीं होता है। मोटर व्हीकल एक्ट में जितने प्रावधान हैं उसमें से 90% से ज्यादा ड्राइवर और गाड़ी मालिक के ऊपर है। रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, ओवरलोड नहीं करना, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, रैश ड्राइविंग नहीं करनी, रॉन्ग पार्किंग नहीं करनी, तमाम तरह के जो नियम हैं वो गाड़ी के ऊपर लगते हैं। और व्यापारी के ऊपर भी देखा जाए तो जीएसटी का कानून है, 2 नंबर का माल भेजोगे तो आपको जुर्माना लगेगा, ई वे बिल में कोई गड़बड़ हुई तो आपको जुर्माना लगेगा उसके अंदर। हालांकि उसके अंदर फिर गाड़ी मालिक तो पिसना ही पिसना है। लेकिन बीच में जो ये कॉमन कैरियर है, जो बहुत से लोग कहते हैं कि जो जिसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना तो माल में इन्वेस्टमेंट है ना गाड़ी में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो अच्छे खासे पैसे जो है वो बीच में बनाता है, और वही असल बीच में कड़ी है कॉमन कैरियर। उसी की बिल्टी के ऊपर माल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए पर्याप्त कानून नहीं है। लेकिन ये कहना कि पर्याप्त कानून नहीं है, ये गलत भी है और सही भी। यही आज की ग्राउंड रिपोर्ट का बड़ा मुद्दा है दोस्तों। अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जानना, ये बहुत ही बारीक चीज़ मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि ये कहना भी गलत भी है और सही भी कि ऐसा कोई कानून नहीं है। गलत इसलिए है कि कानून है, और उस कानून का नाम है कैरेज बाय रोड एक्ट 2007। जी हाँ, 2007 में बना था कैरेज बाय रोड एक्ट, और इसके जो नियम थे, जो रूल्स थे, वो फरवरी 2011 में बन गए थे। लॉजिकली जैसे ही किसी कानून के नियम नोटिफाई हो जाएं उसके बाद वो कानून लागू हो जाता है। तो तकनीकी रूप से कानून है, लेकिन क्यों नहीं है, मैंने बोला क्योंकि आज तक ये कानून लागू नहीं हुआ है प्रॉपर, इसलिए बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि क्यों नहीं लागू हुआ, वो तो आप खुद उसके बारे में सोचें ज़रा। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं अगर ये लागू हो जाए, क्यों ज़रूरी है अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हैं और चाहते हैं कि ये सेक्टर फले फूले। और ये भी मैं बताऊं कि ये कोई अगेंस्ट नहीं है बुकिंग एजेंट्स के या कॉमन कैरियर्स के, ये सभी के हित में है। ये व्यापारियों के हित में है, ये खुद कॉमन कैरियर्स के हित में है, और ये आम जो गाड़ी मालिक है उसके तो बहुत ज़्यादा हित में है। और बहुत अच्छा होगा कि अगर ये एक्ट लागू हो जाए। लेकिन पहले मैं आपको आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बताता हूं कि इसके मोटे मोटे जो हैं वो फ़ायदे क्या हैं, और फिर हम बात करेंगे कि क्यों ये लागू नहीं हुआ। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। बात हो रही है कैरेज बाय रोड एक्ट 2007। कोई समय था 2007 से लेकर 2014-15 तक भी मैं कहूँ, इसके बारे में बहुत बात होती थी। जब मैं एक न्यूज़पेपर चलाता था ट्रांसपोर्ट टाइम्स, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल लिखे, बहुत लोगों की इंटरव्यूज़ करी।
लेकिन 2018 में हमने ट्रांसपोर्ट टीवी शुरू किया। इसके ऊपर बात इसलिए कभी नहीं हुई क्योंकि कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, ना आज की डेट में व्यापारी, ना सरकार, ना बुकिंग एजेंट, ना गाड़ी मालिक। ये कहूं कि इस एक्ट को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है तो ये गलत नहीं होगा। तो मैं मोटे तौर पर आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि इस एक्ट के इसके प्रावधान क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो मैं कॉमन कैरियर से शुरू करता हूं, जो खुद बुकिंग एजेंट है। असल में क्या है कि इस एक्ट के तहत हर जो बुकिंग एजेंट है, कॉमन कैरियर है, उसको रजिस्ट्रेशन करानी होगी इस एक्ट के तहत, तभी वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है। कोई भी व्यापारी जो है वो तभी उसको काम देगा अगर उसके पास कैरेज बाय रोड एक्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इससे क्या सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है बुकिंग एजेंट्स को, खुद को और आम लोगों को, व्यापारियों को, कि इसमें जो फ्रॉड बुकिंग एजेंट है 5-10% होंगे पूरे देश के अंदर। आपने बहुत बार हमने देखा है कि फर्जी बिल्टियां हैं, माल है ही नहीं, गाड़ी वहां पहुंच गई या माल लेके गाड़ियां गायब हो गई, बाद में देखा ऐसी तो कोई ट्रांसपोर्ट फर्म ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड केसेस आते हैं। तो वो एकदम से बंद हो सकता है अगर किसी एक्ट के अंदर इन बुकिंग एजेंट, कॉमन कैरियर्स को रजिस्टर कर लिया जाए। तो एक सबसे बड़ा बेसिक बेनिफिट है कैरेज बाय रोड एक्ट का। उसके बाद पहले इन्हीं के फायदे गिना देते हैं। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि मान लीजिए किसी व्यापारी ने, कंसाइनर ने कॉमन कैरियर के ऊपर ये केस कर दिया बुकिंग एजेंट के ऊपर कि भाई माल पहुंचा नहीं, जहाँ चोरी हो गया, 50 लाख रुपए का हर्जाना उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन जो टोटल माल था या भाड़ा था उसका, वो भाड़ा 1 लाख रुपए उसका भाड़ा था। तो ये कानून निश्चित करता है कि किसी भी केस में भाड़े के 10 गुना से ज्यादा या फिर कुल माल की कीमत से ज्यादा जो व्यापारी है या कोई भी है वो बुकिंग एजेंट से, कॉमन कैरियर से वसूल नहीं सकता 10 लाख से ज़्यादा इस केस के अंदर। तो वहाँ पर भी एक तरीके से प्रोटेक्शन है इस लॉ के द्वारा बुकिंग एजेंट की। इसके अंदर एक और फ़ायदा है, आज की डेट में कई बार जो बिल्टी के ऊपर जो भी जानकारी लिखी रहती है उसके लिए जिसने बिल्टी लिखी है, जिसकी बिल्टी है, वो भी जिम्मेदार उसके लिए माना जाता है। कोई टैक्स डिस्प्यूट हो जाए तो इस केस के अंदर ये है कि जो गुड्स फॉरवर्डिंग नोट जिसे हम बोलते हैं वो तो लिखेगा तो कॉमन कैरियर ही, लेकिन उसे अप्रूव करेगा कंसाइनर। मतलब कल को कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें माल की मात्रा सही लिखी है या उसकी वैल्यू सही लिखी है, उसकी जिम्मेवारी व्यापारी की होगी, उसमें जो कॉमन कैरियर की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा प्रावधान है खुद कॉमन कैरियर्स के लिए। लेकिन इसके साथ साथ लायबिलिटीज भी हैं, इसके साथ साथ उसकी जिम्मेवारियां भी हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या है, वो है ओवरलोडिंग की। ओवरलोड आज की डेट में अगर कहीं पकड़ा जाता है तो सीधा सीधा जो है गाड़ी मालिक को उसका चलान कर दिया जाता है। 20,000 रुपये मिनिमम है, फिर टन के हिसाब से अलग से लगता है। एक और ट्रेंड हमने देखा है कि ड्राइवर के ऊपर भी ओवरलोडिंग का अलग से चलान करने लग गए हैं और 20,000 का वो 40,000 हो जाता है, भरना अल्टीमेटली वो गाड़ी मालिक को ही है। लेकिन ये एक्ट ये कहता है कि इस केस में जो बीच में ये कॉमन कैरियर है उसके ऊपर भी ये धारा लागू होगी, ओवरलोडिंग के लिए वो भी जिम्मेवार है। और कई केसेस में तो हम देखते हैं कि अब पता होता है बीच में जो बुकिंग एजेंट है कि वो खुद प्रेशराइज भी करता है कि आप डाल ले माल, थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता। कई केसेस में हमने देखा है कि व्यापारी कह देता है कि थोड़ा सा ओवर हाइट हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं दूसरी गाड़ी बुला लूंगा। ऐसे कई केसेस हैं। तो उस केस में जो है एक जिम्मेवारी जो है वो बीच में कॉमन कैरियर की भी बन जाती है कि भाई अगर ओवरलोडिंग में पकड़ा गया तो इसको भी बराबर में जुर्माना होगा, तो इसलिए वो प्रेशराइज नहीं करेगा। ये इसका पहला फायदा है। इसके अलावा माल की जो जिम्मेवारी है उसके अंदर भी पूरी जिम्मेदारी जो है वो इसके अंदर कॉमन कैरियर की दी गई है। उसके ऊपर है कि अगर माल डैमेज हो गया, माल नहीं पहुंचा तो या कुछ भी हो गया, चोरी हो गया, तो उसकी जिम्मेवारी भी कॉमन कैरियर को लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए वो बीच में कमीशन खा रहा है दोनों पार्टियों से, तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो कमीशन किस बात का है बीच में, है ना। तो वो जिम्मेवारी भी इसके ऊपर है। आज की डेट में वो भी देखा जाए तो एक जिम्मेवारी या पूरा जो लॉस है वो गाड़ी मालिक झेलता है। उसका कसूर है, उसका कसूर नहीं है। गाड़ी पकड़ ली उसकी तो सिंपल है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उस केस में गाड़ी मालिक की होती है, सबसे आसान है उसकी गाड़ी पकड़ के रख लो, तो वहाँ वो भी फंसता है। लेकिन इस केस के अंदर जो है वो जिम्मेवारी बीच में कॉमन कैरियर की रहेगी, बुकिंग एजेंट की रहेगी। तो उससे जो है सामान जो है या जो भी माल जो है वो उसकी ज़्यादा सुरक्षा रहेगी। और इसके साथ साथ ये भी है इसके अंदर कि अगर माल डिले पहुंचता है, लेट पहुंचता है, अगर कंसाइनमेंट रोड पे लिखा हुआ है उस डेट या टाइम से लेट पहुंचता है तो उसका भी जो हर्जाना है वो बुकिंग एजेंट देगा।
और इस केस में भी आज की डेट में आप देख लो कि अगर कोई ऐसा प्रावधान होता है तो वो किसकी जिम्मेवारी है, गाड़ी मालिक की। उसको भाड़ा नहीं मिलेगा या उसका भाड़ा काट लिया जाता है, कमीशन काट लिया गया, मैंने तो सुना नहीं कभी। अगर आपने गाड़ी बेची लेकिन खरीदार उस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। इसके अलावा अगर हम गाड़ी मालिक के एंगल से बात करें तो अगर गाड़ी मालिक की पेमेंट नहीं मिलती है या फिर रिसीट ऑफ गुड्स नहीं मिलती है, माल डिलीवर हो गया लेकिन उसकी रिसीविंग नहीं मिल रही उसको, तो उस केस के अंदर भी कॉमन कैरियर जिम्मेवार होगा, बुकिंग एजेंट जिम्मेवार होगा और उसका लाइसेंस जो है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी सस्पेंड कर दी जाएगी अगर गाड़ी मालिक ने ये प्रूव कर दिया कि उसकी पेमेंट टाइम से नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये अभी हमने मोटे मोटे प्रावधान ही डिस्कस करे हैं और छोटे छोटे कई प्रावधान कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 में हैं। अगर ये एक्ट लागू हो जाए तो इससे सबसे बड़ी सांस तो जो है राहत की वो मिलेगी गाड़ी मालिक को और कंसाइनर को, व्यापारियों को भी इससे फायदा होगा। और इसके अलावा जो ईमानदारी से और अच्छा काम करने वाले बुकिंग एजेंट हैं, कॉमन कैरियर हैं, वही धंधे में रह जाएंगे, जो फ्रॉड हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर पूरे ट्रांसपोर्ट समुदाय का इसके अंदर फायदा है। लेकिन फिर आप पूछेंगे कि लागू क्यों नहीं हुआ, तो मैं बता दूं कि 2013 में पहली बार एक कोशिश की गई इसको अच्छे से फुल फ्लेज लागू करने की। ये आपको याद होगा कि बड़ी जो PSU कंपनीज है, सरकारी कंपनी है, चाहे वो पोर्ट्स हो या कोई भी, हर जगह पर या फर्टिलाइज़र प्लांट्स जितने भी सरकारी कंपनियां थी उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि अगर हमारे से लोड उठाना है तो आप कैरेज बाय रोड एक्ट में अपनी रजिस्ट्रेशन करा के लाओ, पहले सर्टिफिकेट दिखाओ। ये काफ़ी हाहाकार मची थी, 2-4 महीने 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रहा और बहुत सारों ने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराई। फिर सडनली इसके अंदर ढील दे दी गई। दोबारा कभी नहीं सुना कि किसी के ऊपर प्रेशर हो कि वो इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराए तभी वो जो है ट्रांसपोर्ट का काम कर सकता है या बुकिंग का काम कर सकता है। ये दोबारा कभी नहीं सुना गया। अब क्यों नहीं सुना गया, किसका प्रेशर है? सरकार के ऊपर प्रेशर है कि इसको लागू नहीं किया गया। ये तो अब कुछ कह नहीं सकते। बड़ी जो दोनों संस्थाएं हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और एटवा, दोनों से हमारी बात हुई, सीनियर पदाधिकारियों से, उन्होंने भी इसके फ़ायदे गिनाए कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन लागू क्यों नहीं है रियलिटी में, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। उनका कहना था हाँ होना चाहिए। ये एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ इसके 1-2 प्रावधान थे जिसको लेकर एसोसिएशंस की नाराज़गी थी। जैसे उनका कहना था कि इससे जो है इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा। कोई भी जो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे कि कुछ छोटी मोटी गलती, मान लो रजिस्टर में कोई चीज़ गलत एंट्री हो गई या कुछ, तो उसमें भी पूरी कंपनी का जो है, चाहे एक ब्रांच ऑफिस ने गलती करी हो लेकिन पूरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। वो बात उनकी भी ठीक थी। तो 1-2 ऐसे प्रावधान थे जो गलत थे, जिनको अमेंड करना चाहिए था, जिसका विरोध हुआ था उस टाइम। लेकिन सिर्फ वो 1-2 प्रावधान के चक्कर में पूरा एक्ट का ही भट्ठा बिठा दिया गया, उसको पूरे को ही लागू नहीं किया गया। और बाद में सच्ची बात तो ये है कि किसी ने भी पुश नहीं करा कि इसको दोबारा से लागू किया जाए। यही हकीकत है, यही सच्चाई है दोस्तों। अब अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हैं, पूरी चीज़ मैंने आपको मोटे तौर पर बताई, इसके फ़ायदे नुकसान, तो अब आप सोच लीजिए कि इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। क्या ये एक्ट लागू होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने कारण भी बताइए क्यों होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो भी अपने कारण बताइए। हो सकता है हम कुछ चीज़ मिस कर गए हों, हमें ना पता हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गड्डी लेके उस्ताद जी। हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलता है उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी।
तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।